ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। हमारा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर है, कंसेप्ट क्लास है। एंड व्हाट कंसेप्ट वी आर टेकिंग अप टुडे, वी आर टेकिंग अप आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज दिस हैज बीन कॉल्ड व्हाट, हार्ट एंड सोल। ओके, इसको क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों बोला गया, कोई बता? द वेरी हार्ट, द वेरी सोल, इट हैज बीन टोल्ड बाय समवन वेरी इलस्ट्रस। किसी ने बोला है ना इसको। एंड व्हाई दे हैव टोल्ड दिस? कैन एनीवन टेल मी क्यों ऐसा बोला गया है? यस, यू आर करेक्ट, बाबा साहब ने बोला है, लेकिन क्यों बोला है इसको? व्हाई वेरी हार्ट एंड वेरी सोल? बिकॉज हाँ, इसके बिना सब बेकार है। उसके पीछे का रीजन क्या, मैं वो पूछ रहा था। द आंसर इज दैट दिस इन्फोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं आपको एक लिस्ट ऑफ राइट्स दे दूं, सपोज आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ राइट्स, और बोलूं कि ये तुम्हारे राइट्स हैं, ओके, अब इससे काम चला, एंड देन आई डू नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ रेमेडीज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपका स्टेट क्या है? व्हाट इज स्टेट? जब हम एथिक्स की क्लास पढ़ रहे थे तो मैंने बार बार बोला था, स्टेट बाय इट्स वेरी नेचर इज ऑप्रेसिव। ये किसके फिलोसफी पे मैं बोल रहा हूँ? स्टेट इज बाय इट्स वेरी नेचर ऑप्रेसिव, इन ऑप्रेसिव, एंड इट वांट्स टू टेक अवे योर राइट्स। हमने हॉब्स का पढ़ा था ना, थॉमस हॉब्स की क्लास की थी, इफ यू गाइस रिमेम्बर। तो हॉब्सियन वर्ल्ड में क्या होता है? द स्टेट इज बाय नेचर ऑप्रेसिव एंड इट विल टेक योर राइट्स फॉर योर ओन गुड्स। हॉब्स ने तो ये कह दिया कि भाई जो तुम्हारा राइट्स ले रहा है, इट इज फॉर योर ओन गुड। ओके, स्टेट इज वेरी गुड, स्टेट इज एब्सोल्यूटिस्ट, स्टेट वांट्स टू टेक अवे योर राइट बाय इट्स वेरी नेचर। उसकी कोई गलती ही नहीं है। जो स्टेट है वो ऐसा बना ही है कि तुम्हारा राइट्स ले लेगा। लेकिन उसके जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्टेट विच इज बाय इट्स वेरी नेचर ऑप्रेसिव, उस पे एक लिमिट लगाने के लिए दिस इज देयर कि ओके, वी आर गिविंग सम सर्टेन राइट्स टू दी सिटीजन। और राइट्स क्या है? राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, दे हैव अ नेगेटिव कोनोटेशन बिकॉज दे लिमिट। ऑलवेज रिमेंबर, दे डू व्हाट? दे लिमिट द स्टेट। अब स्टेट देखो, दो चीज मैंने बताई, ध्यान से सुनो, दो चीज बताई, यहीं पर कंसेप्ट बनेगा। The first thing that I told you is that state is absolutist, the state wants to take away your rights। और दूसरा क्या है? ओके, दूसरा है जो राइट्स है, they exist to prevent the state from performing its own function। और वो फंक्शन क्या है? टू टेक अवे योर राइट। अब यहां पर क्या है कि अगर राइट्स में दे दूं आपको, अगर मैं आपको राइट्स दे दूं, तो द स्टेट विल ट्राई, द स्टेट इज गोइंग टू ट्राई इट्स वेरी बेस्ट टू टेक अवे योर राइट्स। आपका राइट्स लेना चाहेगा, लेकिन अगर उसके लिए इस टाइप की कोई चीज ना हो, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके, तब आप जो राइट्स है उसको भूल जाओ। ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट, आप सपोज आई विल गिव यू अ बिल ऑफ राइट्स। ओके, जैसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स होता है। अब मैं वो राइट्स आपको दूं, तो अगर मैं कुछ रेमेडी ना दूं, दैट ओके, दीज आर योर राइट्स एट वन प्लेस, और उसके साथ साथ आई एम गिविंग यू समथिंग टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इंक्रोचिंग ऑन दीज राइट्स। बिकॉज स्टेट का तो काम है ना, स्टेट का तो काम है। जैसे डॉगी जो है, डॉग होता है, उसको आप कुछ भी खिला दो, मटन खिला दो, बहुत महंगा प्रॉन खिला दो, चिकन खिला दो, सब चीज खिला दो, लेकिन बाहर जाएगा, ओके, तो वो कचड़ा खाएगा। वाई? बिकॉज वो डॉगी का नेचर है, डॉग का नेचर है। उसी तरीके से जो स्टेट है, उसको वो कितना भी इट इज लेड बाय अ बेनेवोलेंट लीडर, इट इज लेड बाय अ वेरी पॉपुलर लीडर, इट इज लेड बाय अ डेमोक्रेटिक लीडर, जस्ट लाइक अ डॉग, वो बाहर जाके कचरा खाएगा। इसका मतलब क्या है? स्टेट कितना भी बेनेवोलेंट और डेमोक्रेटिक लीडर लीड करे, स्टेट आपका क्या करेगा? आपका राइट जरूर लेगा, ट्राई तो जरूर करेगा, बिकॉज इट इज इन इट्स वेरी नेचर, it is in its very nature that it is going to take away your rights। mere mention of rights, ये ध्यान रखो, mere mention of rights is not enough, my friend। it is absolutely not enough। उसको बचाने के लिए, okay, there needs to be something, and that is your article 32, right to constitutional remedies। सभी को समझ आया?
हैज एवरीवन गॉट दिस? एक बार बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं आया मैं फिर समझाऊंगा। आई एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन 10 टाइम्स, बट प्लीज से नहीं आया। ओके, यू गॉट इट, वेरी गुड, ओके, ठीक है, बिल्कुल। वो डरना नहीं है, ओके, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो डरना नहीं है पूछने से। 10 बार पूछोगे, एक बार समझ आ जाएगा, दैट्स इट, फिर कभी नहीं पूछोगे, है ना? लेकिन अभी तो पूछ लो। और यहाँ पर तो सब एनोनिमस, ऑलमोस्ट एनोनिमस हो। यहाँ पर किससे डर लग रहा है? डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है, तुरंत बोल दो नहीं आया। आपका नाम थोड़ी ले रहा हूं मैं, नेम एंड शेम थोड़ी कर रहा हूं, तुरंत समझाऊंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब आ जाओ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। ओके, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये है क्या? इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट्स को बचाता है, बट इट इज इटसेल्फ आल्सो अ फंडामेंटल राइट्स, which states that individuals have the right to approach the Supreme Court seeking enforcement of other fundamental rights recognized by the Constitution। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सर्टेन राइट्स दिए हैं, यस, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक के राइट्स पता है ना सभी को? गॉट आर्टिकल 14 से लेके राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, वहां से लेके आपको ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तक मिले हुए आर्टिकल 30, है ना? यस और नो? तो ये जो 14 से 30 वाले आर्टिकल हैं, सॉरी 14 से 30 वाले आर्टिकल विच इज गिविंग यू फंडामेंटल राइट्स, उनको इन्फोर्स कराने के लिए, ओके, यू हैव गॉट सर्टेन रिट्स, ओके, एंड दीज रिट्स आर बैक्ड बाय अ फंडामेंटल राइट देमसेल्फ, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल 32। जो सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, यहां पर क्या है कि वो इन्फोर्स करने के लिए क्या करेगा? हाउ योर राइट्स आर गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड? इट इज गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड थ्रू ऑर्डर्स, थ्रू रिट्स और थ्रू डायरेक्शंस। ओके, डायरेक्शंस किसको देगा? किसी भी सरकारी महकमे को, महकमे मतलब किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इट इज गोइंग टू गिव डायरेक्शंस। ओके, इट इज गोइंग टू इशू रिट्स। अब रिट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। इट इज गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू गिव ऑर्डर्स। ऑर्डर देगा कि ओके, वट एवर यू आर डूइंग मिस्टर गवर्नमेंट, ओके, मिस्टर गवर्नमेंट, वट एवर यू आर डूइंग, या मिस्टर पार्लियामेंट, वट एवर यू आर डूइंग, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, ओके, एंड यू शुड नाउ स्टॉप इट। व्हाई? बिकॉज मेरे पास पावर है उसको इन्फोर्स करने के लिए थ्रू आर्टिकल 32। The right to move the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided for by the Constitution। यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट मूव करने का राइट है, जो आपको आर्टिकल 32 में मिलता है, वो सस्पेंड नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कब प्रोवाइड किया है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट, ओके, can suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental rights during a national emergency। तो आर्टिकल 359, ये याद रखना, आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। दिस इज अ वेरी प्रीलिम्स वर्दी क्वेश्चन, यहां से प्रीलिम्स वर्दी क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि आर्टिकल 359 में जो नेशनल इमरजेंसी का पावर है, उसमें, ओके, यहां पर प्रेसिडेंट को, ही हैज द राइट टू सस्पेंड the right to move any court for the enforcement of the fundamental rights। Okay, in case of the enforcement of fundamental rights, jurisdiction of the Supreme Court is original but not exclusive। What does this mean? This is very important। यहां क्या बोल रहा है? एससी का jurisdiction क्या है? ओरिजिनल है, बट नॉट एक्सक्लूसिव। इसका मतलब समझना। यस, गुड। इसका मतलब समझो। ओरिजिनल मतलब है दैट सिंस दिस पावर हैज बीन अकॉर्डेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32, तो आप मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं अगर आप एक अग्रीव्ड पार्टी हैं, जिनको लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया गया है। ओके, आपको अगर लगता है कि आप एक अग्रीव्ड पार्टी हैं जिनका फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज किया गया है, तो ओरिजिनल है। ओके, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि ओके, यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन यहां पर ये भी बोल रहा है कि एक्सक्लूसिव है। व्हाट डज एक्सक्लूसिव मीन? ये ठीक है, यहां पर बोल रहा है एक्सक्लूसिव नहीं है। व्हाट डज नॉट एक्सक्लूसिव मीन? इसका मतलब इट शेयर्स द पावर टू लिसन टू पिटिशंस। और शेयर किसके साथ करता है, जल्दी से बता दो? हाई कोर्ट के साथ करता है। आर्टिकल 226 में वो पावर दी गई है हाई कोर्ट को। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन सेड दिस थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार ये बोला है, अपने सक्सेसिव जजमेंट्स में बोला है, दैट वी डू नॉट से नो, ओके, वी डू नॉट से नो टू एनी अग्रीव्ड पार्टी। व्हाई? बिकॉज ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओके। लेकिन बट वी इनकरेज, okay, we encourage people to first go to the high courts of their respective states। आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाइए, ओके। मैं, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, ये आपका हक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, पहले हाई कोर्ट के पास जाओ। द सुप्रीम कोर्ट विल से, ओके, यू कैन कम, ओके, आप यहां पर आ सकते हो मेरे पास, बिकॉज ये आपका हक है, सिंस आई हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। लेकिन, ओके, मैं ये पावर शेयर करता हूं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। मैं ये बता देता हूं कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे, वहां पर आपको जल्दी मिल जाता। एंड इफ, ओके, जल्दी जस्टिस मिल जाता है। एंड इफ वहां के जस्टिस से आप सेटिस्फाई नहीं होते, देन यू कुड हैव कम टू मी। और जब आप वहां से आते तो आपके केस में क्या होता है? हेफ्ट, ओके, योर केस वुड हैव गॉट दैट हेफ्ट विच वाज नीडेड, ओके। आप यहां पर आ रहे हैं, आपका केस मैं पहली बार सुनूंगा, इसके पहले कोई प्रेसिडेंट्स नहीं है आपके केस में अटैच, किसी भी तरीके का हिस्ट्री नहीं है, ओके। तो मैं वहां पर अपना ओरिजिनल जजमेंट दूंगा विच यू मे और मे नॉट लाइक। लेकिन अगर हाई कोर्ट जाते, वहां पर ट्राई करते, एंड इफ यू वुड हैव कम टू मी, तो मुझे पता रहता इन विच डायरेक्शन यू वांट द जजमेंट टू गो, ओके। अब ये बात आपको समझ आई? इट्स इज जस्ट लाइक कि मान लो कि आप एक क्लास में हो और आपके दोस्त ने आपके साथ बदमाशी की, ओके। सपोज आपको पेन मार दिया, पेंसिल मार दिया, आपका पेंसिल बॉक्स ले लिया, ओके। तो आप टीचर के पास जा सकते हो, टीचर यहाँ पर हाई कोर्ट है, और आप प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हो, विच इज द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कहाँ जाओगे पहले? एस्केलेट कहाँ करोगे? टीचर को बताओगे ना, सर इसने मुझे बॉक्स से मारा या इसने मेरे साथ बदमाशी की। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाओगे। प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, ऐसा समझो कि प्रिंसिपल सर मना नहीं करेंगे या प्रिंसिपल मैम मना नहीं करेंगी आपको, लेकिन वो बोलेंगी क्या कि पहले टीचर से बात कर लो, टीचर जो बोले, अगर टीचर की बात आपको अच्छी नहीं लगे, फिर मेरे पास आना। हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। मना नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्ट पिटिशन डालने के लिए, लेकिन एडवाइस जरूर करेगा एज योर फ्रेंड, ओके, एज योर गाइड। आपको जरूर एडवाइस करेगा कि आप पहले हाई कोर्ट से रेमेडी लीजिए, जो कि 226 का है, एंड इट इज वाइडर। अगर आपको पता रहे तो इट इज वाइडर, क्योंकि रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका स्कोप नैरो है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंजमेंट पे दे सकता है। वेराज जो 226 में हाई कोर्ट का रिट का जो स्कोप है, दैट इज वाइडर, ओके, दैट इज वाइडर। ये बात समझ में आई? ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। It can hand over, it can advise, okay, it can say to the petitioner, aggrieved petitioner, that Mr. XYZ or Mrs. XYZ or Miss XYZ, what you can do is that you can approach Patna High Court or Ranchi High Court or Bhopal High Court or Allahabad High Court, whatever your state is, okay, ठीक है आप, okay, interesting, anyways, ठीक है, ठीक है। Have you guys understood this point? भैया Original मेरा एक but not क्वेश्चन था। exclusive। Yes, yes, पूछो। भैया जैसे आपने बोला कि ओरिजिनल jurisdiction है but not exclusive, so the Supreme Court can direct the petitioner to move this writ to the High Court, right? But Yes, उसके of बाद course. उसमें मतलब can the petitioner still be stand their ground कि मेरे को Supreme Court में ही देना है अपने को?
कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करना। मैम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप हाई कोर्ट में अपना रिट ट्रांसफर कर दो, राइट, या रेकमेंड कर सकता है। उसके बाद भी क्या जो पिटिशनर है वो बोल सकता है कि नहीं, मैंने अपना जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही करवाना Yes, they can say that. Okay, they can say that, but in majority of the cases, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, okay, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है उसको that has to be carried out. Okay, वो आप पिटिशन डाल सकते हो, बट दैट पिटिशन कैन गेट रिजेक्टेड। अगर आपको ऑलरेडी बोला गया है कि 226 के अंदर आप लो, अब 32 के पहले 226 के अंदर आप अपना रेमेडी लो, ओके, तो आप अगर फिर भी पिटिशन डालोगे तो दैट पिटिशन कैन गेट रिजेक्टेड। ओके, बिकॉज यस यू आर करेक्ट, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। चलो जैसे सपोज आपको कुछ बोला गया करने के लिए, आपको कुछ बोला गया करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये एक्स वाई जेड करो, आपने बोला नहीं मुझे तो नहीं करना, ओके, ठीक है, यस ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा पिटिशन। अगर वो फ्रिवलस मान के तो बोल ही देगा कि आपका पिटिशन मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज फ्रिवलस। ओके, अब मैं बोलूं कि राइट टू लाइवलीहुड है मेरे पास, इट इज माय फंडामेंटल राइट, ओके, दैट इट इज राइट टू लाइवलीहुड। अब मुझे आईएएस बनना है, मेरा आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 मेरा गवर्नमेंट इन्फ्रिंज कर रही है, मुझे प्रीलिम्स पास करने नहीं दे रही है, ये तो बेहुदा मजाक है ना। आप इस टाइप के पिटिशन डाल दो, है ना, आप इस टाइप के पिटिशन डाल दो तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा, यू कैन नॉट से दैट इट विल गो थ्रू। लेकिन सपोज यू नो राइट टू लाइफ पे खतरा है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे खतरा है, मैं बॉन्डेड लेबर मुझे बना दिया गया है, ठीक है, तो आई कैन ऑब्वियसली मूव टू दी कोर्ट एंड से कि मेरा आर्टिकल 23 को देखो इन्फ्रिंज कर रहा है ना। ट्राई कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, हम आपके साथ हैं, ओके, ओनली इन मोटिवेशन वे, ओके, सही में आपके साथ हम नहीं जा रहे हैं, ट्राई करके देखिए, अगर आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलता है तो हम भी पिटिशन आपके पीछे डाल। यस ऑफ कोर्स, नहीं, दे कैन पुट अ फाइन ऑन यू, अगर फ्रिवलस पिटिशन डालते हो तो द कोर्ट कैन बहुत नॉमिनल फाइन, 1000 2000 5000 10,000 इस टाइप के फाइन डाल देता है आपके ऊपर फॉर वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम। यस, तो ऐसा होता है जनरली, अगर आप कोर्ट के अंदर जाओगे तो यू विल रियलाइज कि पता है आपकी जिंदगी दांव पे लगी है, जज 5 सेकंड 10 सेकंड लगाता है। एक एक इतने सारे केसेस होते हैं कि अमेरिका जैसा नहीं है कि बहुत प्यार से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जुडिशरी इतनी बर्डनड है दैट फाइल फेंकी जाती है, आपकी लाइफ है, यू आर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सपोज आपको फांसी की सजा है, आप गए कोर्ट में 10 मिनट में आपका 5 मिनट में आपका लाइफ का फैसला ऐसे फेंक के, फाइल फेंक के होता है। तो आप फ्रिवलस कंप्लेन करने जाओगे, फ्रिवलस पिटिशन डालोगे तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ओके, जनरली एडवोकेट्स पे ज्यादा फाइन लगता है। ओके, अगर आप कॉमन मैन है तो डांट के भगा देंगे आप, दैट्स इट। लेकिन एडवोकेट हैं आप, रेगुलर फीचर करते हैं कोर्ट में, और फिर इस टाइप का सनसनी खेज जिसको बोलते हैं, जिसको फेमस होने के लिए अगर केस आप कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट आपको बढ़िया से लपेट लपेट के ₹1,00,000 ₹2,00,000 का फाइन लगाती है। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं। अब कॉन्करेंट मीन्स व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन आर वायलेटेड, the aggrieved party has the option of moving either the high court or supreme court। आपको मैंने बता दिया, ये समझा दिया। Since the right guaranteed by Article 32 to move the Supreme Court where a fundamental right is infringed, it is in itself a fundamental right। ये कहाँ आता है आर्टिकल 32? इफ यू गाइज रिमेंबर, ये आता है पार्ट 3 में, ध्यान से सुनो। पार्ट 3 में जो राइट आ गया, इट बिकम्स, पार्ट 3 का राइट क्या हो जाता है? इट बिकम्स ए फंडामेंटल राइट। ओके, ये क्या हो जाता है? एक एफआर बन जाता है, फंडामेंटल राइट बन जाता है। तो आर्टिकल 32 विच इज अ गारंटी, विच इज अ गारंटी गिविंग टू यू, इज इटसेल्फ मेड अ फंडामेंटल राइट। तो यहां पर ध्यान से सुनना, क्या मैं आर्टिकल 32 को इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 इन्वोक कर सकता हूं? क्या मैं अगर ये बोल के कि मेरा आर्टिकल 32 ही इन्फ्रिंज हो रहा है, ये लो उल्टा पिटिशन, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल 32 को एनफोर्स करने के लिए मैं आर्टिकल 32 लगा रहा हूं, ओके, दैट कैन ऑल्सो हैपन, थियोरेटिकली पॉसिबल है ना, इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट
where relief through the high court is available under article 226, the aggrieved party should first move the high court. जैसे ही एक फ्रेंडली एडवाइस है, ओके, फ्रेंडली एडवाइस है कि आप पहले जाके हाई कोर्ट घूम आए, उसके बाद आ जाए, ओके, ठीक है। यहां पर देखो, ये वाला आपको मैं समझाता हूं फिर से, ओके, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, गुड। ये जो है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32, इट इज प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, इट इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। तो अगर कोई अल्टरनेट रेमेडी पॉसिबल है, सपोज कोई स्टैट्यूटरी रेमेडी है, आपकी अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, ऐसा समझो आपकी कोई फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, ओके, और उस फंडामेंटल राइट्स को सॉर्ट करने के लिए देयर इज एन ऑल्टरनेट रेमेडी, इट माइट बी सम डिपार्टमेंटल ऑर्डर, इट माइट बी सम लेजिस्लेटिव मेजर, इट माइट बी समथिंग एल्स, ओके, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा कि जी आप पहले आप जाइए डिपार्टमेंट से बात कीजिए अपनी, आप जाके ये कीजिए वो कीजिए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट रेमेडी है, ओके, मैं आर्टिकल 32 नहीं करूंगा, नहीं। अगर पार्ट 3 के राइट्स आपके इन्फ्रिंज हुए हैं तो बेझिझक जाओ, आर्टिकल 32 यूज करो, अपना पिटिशन डालो। ये कोई बात नहीं होती है दैट देयर इज एन ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल और आप उसको यूज करेंगे, मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, ओके। मेरिट है केस में, पार्ट 3 के राइट्स आपके इन्फ्रिंज हुए हैं, यू हैव ऑल द राइट टू इन्वोक दिस। अब समझ आया? अब समझ में आया आप लोगों को? वेर यू गाइज एबल टू गेट दिस? तो मतलब भैया जैसे अगर आर्टिकल 32 ही इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसको रिलीज करने के लिए भी आर्टिकल 32 इन्वोक कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 32 को इसलिए रखा गया फंडामेंटल राइट्स में कि ये एक फंडामेंटल राइट खुद बन जाएगा, ओके, तब आप आर्टिकल 32 को, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, आर्टिकल 32 को यूज करके आप आर्टिकल 32 डाल सकते हो। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई ऑल्टरनेट रेमेडी पॉसिबल है, अगर कोई ऑल्टरनेट रेमेडी पॉसिबल है और आपकी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुई है, मे बी देयर इज सम डिपार्टमेंटल मेजर, मे बी देयर इज सम प्यूनिटिव मेजर, देयर मे बी देयर इज सम स्टैट्यूटरी लीगल मेजर, लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुई है, यू हैव ऑल द राइट टू इन्वोक आर्टिकल 32 एंड मूव द कोर्ट, ओके, आप जा सकते हो कोर्ट में डायरेक्शंस और रिट गिव, टू गिव द डायरेक्शन एंड रिट, यू कैन आस्क द कोर्ट दैट ओके माय लॉर्ड आप ये रिट दे दीजिए या डायरेक्शन दे दीजिए या मैं रिट फाइल कर रहा हूं, ओके, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है कि ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तो आप उसको देखेंगे, आर्टिकल 32 आपके लिए नहीं है, आर्टिकल 32 इज नॉट ऑफ लिमिट, इट इज अप टू यू, you have a choice as an aggrieved party whether you want to go for that departmental or that that executive or that legislative measure, अगर ये भी अवेलेबल है वो भी अवेलेबल है, यू हैव ऑल द राइट टू यूज दिस थिंग, आर्टिकल 32। अब समझ में आया? यस, ठीक है। अब ये आर्टिकल हैं। यस। 32 को, आर्टिकल 32 को कहां रखा गया? आर्टिकल 32 को रखा गया पार्ट 3 के अंदर, ठीक है, वो भी आर्टिकल 32 को रखा गया है पार्ट 3 के अंदर, दैट इट इज ऑल्सो एन, यस, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो ठीक है, आर्टिकल 32 आपको लगता है आपका इन्फ्रिंज हुआ है, तो थियोरेटिकली इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट गो एंड फाइल अ पिटिशन saying that my article 32 itself was infringed upon by xyz person or the state itself, okay। ये वाली बात समझ आई? ये तो मैंने समझा दिया कि 226 32 साथ साथ चलते हैं, लेकिन 226 का स्कोप ज्यादा है दोस्त, 226 का स्कोप ज्यादा है, 32 वाला जो है आपका आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है तो इसका स्कोप कम है, द स्कोप इज लेस बिकॉज दिस परटेन्स टू पार्ट 3 ओनली, पार्ट 3 राइट्स ओनली, एंड दिस 226 इट कैन गिव यू रेमेडी फॉर योर लीगल राइट्स एज वेल। अगर लीगल राइट्स आपको देखना है तो आप 226 पे चले जाओ, तो इट ऑटोमेटिकली मेक्स इट एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। सो हाईकोर्ट का जो आर्टिकल 226 है, it automatically becomes an attractive proposition, ठीक है। फिर मैं कुछ सब कभी सोचता हूँ, ठीक है, आई एम अ टीचर, राइट, टेक्निकली आई एम अ टीचर, तो जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया जो 0 to 100, ओके, जैसे कि कभी इनिशियली प्रीएम्बल से पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया,
समटाइम्स आई वंडर कि मतलब इससे भी बेसिक अगर जाना पड़े, सपोज कोई बोले कि मैं बोला ये देखो प्रियम्बल होता है, ओके, बिकॉज इन द फ्यूचर आई माइट हैव टू टीच दिस थिंग, तो मैं बोला देखो प्रियम्बल होता है, बोलता है प्रियम्बल क्या होता है, मैं बोला प्रियम्बल इट्स लाइक दिस, ओके, प्रियम्बल क्या होता है, स्टार्टिंग पेज होता है, ओके, प्रियम्बल एक मिरर होता है इनसाइड की, आप अंदर झांक के देख सकते हो। फिर वो बोले मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, ओके, तो देन मैं सोचता हूँ कि फिर क्या करूं मैं, ओके, इससे भी क्या बेसिक समझा सकता हूँ, बिकॉज यू हैव टू टच एज अ टीचर, यू हैव टू टच द लास्ट, ओके, द लास्ट पर्सन। अब वो बोलते रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा, देखो होता है, जेन्युइन केसेस होता है, किसी का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं होता है ह्यूमैनिटीज में, ओके, एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, बट आई एम ब्लेस्ड इन द फैक्ट दैट यू पीपल हैव कम विथ अ वेरी वेरी गुड बेस। तो आपको मुझे बस क्या करना है, थोड़ा सा बेस पे बिल्डअप करना है, दैट्स इट, बाकी आप लोग कर लेते। बट समटाइम्स आई वंडर कि अगर इस टाइप के स्टूडेंट्स मिल जाए जिनको ये मतलब कंटिन्यूअसली मुझसे पूछते रहे, ओके, कंटिन्यूअसली मुझसे, आप नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट से आपसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज इफ ही हैज पेड 1.5 2 लाख रुपीज, तो कुछ आशा लेके आया, ठीक है, कि भाई कुछ सिखा देंगे, ओके, तो यू हैव टू टच द लास्ट पर्सन एज वेल। तो आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग एंड वन डे आई थिंक आई विल बी एबल टू टीच दैट काइंड ऑफ पर्सन एज वेल। एनीवेज, तो एल चंद्र कुमार केस बड़ा फेमस केस था, हमने पहले, ठीक है, हाँ, आपके जैसे हीरे कम है, यस। हमने एल चंद्र कुमार केस कहाँ पढ़ा था, और किसी किसी मैटर में पढ़ा था, यू गाइस रिमेम्बर लास्ट ईयर वाले बैच में, याद होगा, रंजन, श्रीवत्स, एनीवन, याद है आप लोगों को, प्रियम्बल में पढ़ा था कि ट्राइब्यूनल में पढ़ा था? एल चंद्र कुमार केस प्रियम्बल में पढ़ा था या ट्राइब्यूनल वाले चैप्टर में पढ़ा था? यस और नो? 323A, 323B याद है? आर्टिकल 323A, 323, यस, प्रियांश वाज आल्सो देयर, है ना? लेकिन अभी यहां देखो, एल चंद्र कुमार केस 1997, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that the writ jurisdiction of both the high court and supreme court constitute a part of basic structure, ओके, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, रिट जुरिस्डिक्शन और हाई ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब आर्टिकल 226 इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड आर्टिकल 32। अब बताओ, इज दिस नॉट एन नाउ एन इम्प्रेग्नेबल राइट? आप इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 226 और 32 क्या है, आप इसको लेना चाहोगे, सपोज फंडामेंटल राइट्स का क्या था, अगर आप 1973 केशव नंदा भारती केस का जजमेंट याद है ना सभी को, उसमें क्या बोला गया था, फंडामेंटल राइट्स बेशक लो, एंड दैट वाज अ रिवर्सल ऑफ जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस। इट गेव द पावर टू द एग्जीक्यूटिव दैट ओके यू कैन गो अहेड, आप आगे जा सकते हो और फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकते। नाउ दैट वाज अ चेकमेट, और यहां पर चेकमेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर 1997 एल चंद्र कुमार केस में एक और चेकमेट था, दैट 32 और 226, दैट इज रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों केस में आप नहीं ले सकते, बिकॉज नाउ इट इज पार्ट ऑफ द कोर फीचर, ऑलराइट, yes, article 32 has been included, article 226 as well, यहां लिखा हुआ है ना, writ jurisdiction of both the high court and supreme court, okay, now it is part of the basic structure, you cannot infringe upon that, and the executive and the legislature can cope, okay. Now let us do the writs in detail, okay. So I was torn कि आपको किस तरीके से पढ़ाऊं। एक होता है डीडी बसु लेवल का, ओके, डीडी बसु इज लाइक मतलब अच्छा खासा, ठीक है, हैबियस कॉर्पस पे 3 पेजेस हैं, 2.5 पेजेस हैं, ओके, लेकिन आई हैव स्टिक टू द लक्ष्मीकांत मोड, ओके, थोड़ा सा प्रीलिम्स वाला है, धीरे धीरे करके वंस लेवल अप होते जाएगा तो मैं इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा, ओके। यहां देख लो ऐसे, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज हैबियस कॉर्पस मींस? Yes, to have the body of, okay, this is the perhaps the most important writ in existence, एक डेमोक्रेसी, ओके,
एक डेमोक्रेसी में अगर हैबियस कॉर्पस नहीं है, इफ यू आर सेइंग, बहुत ध्यान से सुनना, कि आपके डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है या आपके स्टेट में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, जस्ट आस्क दैट पर्सन वन क्वेश्चन। उस बंदे से आप एक क्वेश्चन पूछो कि भाई आपके स्टेट में हैबियस कॉर्पस है? इज द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस देयर इन योर स्टेट? इफ ही विल से नो, then say that rule of law does not exist. This is the foundation, this is the base of rule of law. So it is a tool of individual liberty against arbitrary detention. तो स्टेट क्या होता है? स्टेट का आप बता सकते हो? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, what is that word, which is the most prominent representative of the state? The police. Very good. The answer is police is the, okay, most prominent and most मतलब दिखने वाला। पुलिस इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द स्टेट जिसके पास दे हैव द लाइसेंस टू वायलेंस। डंडा लेके अगर आप एज अ नॉर्मल सिटीजन, डंडा लेके अगर आप एज अ नॉर्मल सिटीजन घूमोगे, बंदूक लेके आप, नॉर्मल सिटीजन घूमेगा, ही विल बी अरेस्टेड। लेकिन एक पुलिस वाला बंदूक लेके घूम सकता है, ही इज मैंडेटेड। तो ही इज दी ओनली, द पुलिस वाला इज दी ओनली पर्सन जिसको स्टेट ने पावर दिया है अ लाइसेंस टू वायलेंस। ओके, और ये वायलेंस को उसको यूज करना है जुडिशियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू अ ग्रेटर नंबर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेटर नंबर वाला जो मैंने आपको बताया। ओके, वी आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट आईएसएसएफ। आईएसएसएफ में हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? वी आर डूइंग नेशनल पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट, एंड दैट विल बी अवेलेबल इन दिसंबर। वहां पर हम यही देख रहे हैं कि बहुत सारे एसएचओज, इंस्पेक्टर्स, उन पे केसेस चलते हैं। ओके, उन पे केसेस चलते हैं, उन पे बहुत सारे आरोप लगते हैं। एनएचआरसी में ऑलमोस्ट ऑल दी police inspectors and these, they have one or two cases of human rights abuse. Okay, almost all, not all but almost all. ठीक है? Now the here is the thing, उन पे उनको हटाया क्यों नहीं जाता? You might must have asked कि एक बार उन पे अगर मैं केस लगा दूं, ओके, मैं उन पे केस लगा दूं, तो वो हटते क्यों नहीं है? उनको रखा क्यों जाता है? यू माइट हैव हर्ड कि एक जुडिशियल कस्टडी में डेथ हो गया और जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर भाई साहब के ऊपर 50 केस पहले से। तो यू माइट बी वंडरिंग कि उनको हटाया क्यों नहीं जाता। दिस इज द रीजन। ये जो लाइसेंस टू वायलेंस है, यस, शॉर्टेज इज वन ऑफ द बेटर रीजंस, लेकिन ये जो एक और अच्छा रीजन है कि लाइसेंस टू वायलेंस है, उसमें ओके आपको आगे पीछे जाना पड़ेगा। It is understood within the circles of power, it is understood within the state that a policeman cannot be blemishless because power corrupts, and अगर छोटी मोटी वारदात होती है, सपोज जैसे आप एक नॉर्मल बंदे हो, ठीक है, नॉर्मल इंसान हो, आपको पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, आप गए जी एसपी के पास, आप गए मिनिस्टर के पास, आपने बोला ये वो, तो आपको क्या बोलेगा कि सॉरी बुलवा दो। टेक्निकली होना क्या चाहिए? आपके ह्यूमन राइट्स को हनन हुआ है, ओके, ये सब चीजें हुई हैं, ऑल राइट। लेकिन ये जो लाइसेंस टू वायलेंस है, दे आर अंडरस्टूड कि भाई आगे पीछे तो होगा ही होगा। शॉर्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, शॉर्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ओके, दैट यस, मैं हटाऊंगा एसएचओ को हटाऊंगा तो उसके जगह कौन आएगा? एसएचओ 17 साल से इस सर्कल में काम कर रहा है, जब से वो सब इंस्पेक्टर था, एएसआई था, तब से वो इस सर्कल में काम कर रहा है, तो इसको हटा दूंगा तो नेक्स्ट डे से ही क्राइम बढ़ जाएगा। ओके, ये भी एक रीजन है। लेकिन दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय द पुलिसमैन। तो जैसे छोटे मोटे केस होते हैं कि किसी को कूट दिया, किसी को पीट दिया, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ब्राइब लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो जनरली वो माफ कर दिया जाता, फॉर द सिंपल रीजन दैट दिस लाइसेंस टू वायलेंस, ओके, ये जो लाइसेंस है, दिस पावर, ओके, पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस विल करप्ट। हाँ, अगर मान लो कि बहुत बड़ा काम हो गया, जैसे कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर, ओके, जैसे मान लो कभी कभार होता है कि पुलिसमैन दे यूज देयर पावर, ओके, टू गेट 5 करोड़ 10 करोड़ रुपीज चीट करने के लिए आउट ऑफ पीपल, 50 लाख रुपए चीट कर लेते हैं। इन दैट केसेस उनको ड्यूटीफुली, राइटफुली सस्पेंड किया जाता है। लेकिन छोटे केसेस में क्यों छोड़ दिया जाता है?
ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, जाओ कहीं भी अपने लोकल पुलिस वाले के पास चले जाओ, उनसे पूछो कितने केसेस तुम पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही, दे विल से कि 5 से 6 तो चल ही रही है। दिस इज द रीजन। एनीवेज, लेट अस कम बैक। एक क्लास होगी आपकी GS2 गवर्नेंस की, उसमें बहुत मजा आएगा, एंड दैट विल बी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। ओके, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग द पॉइंट्स जो हमारे रिसर्च में हमें पता चला। ओके, दैट विल बी अ वेरी यूनिक क्लास। ओके, दैट विल बी अ यूनिक क्लास फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS2 गवर्नेंस। So it can be issued, habeas corpus जो है to present the body of, it can be issued against both public and private individuals, दोनों की तरफ आप कर सकते हो। कभी एक केस आया था जिसमें एक दो बहनें थी, मैंने एक क्लास में भी बताया, दो बहनें थी, उनकी 92-year-old मदर थी, दोनों सेम अपार्टमेंट ब्लॉक में रहते थे, ऊपर नीचे। जो ऊपर वाली बहन थी, हु यूज्ड टू लिव ऑन द पेंट हाउस, सबसे ऊपर में रहती थी, तो उन्होंने बंद कर दिया था अपना घर। यस, मुंबई वाला। उसमें क्या था कि जो छोटी बहन थी उनको मिलने नहीं दे रही थी। देयर वाज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिकॉज द मदर वाज 92 इयर्स ओल्ड एंड शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो बड़ी वाली बहन है, शी वांटेड कि मेरे घर पे इनका डेथ हो जाए ताकि मैं क्लेम कर सकूं कि मैंने इनका लास्ट दिन तक ध्यान रखा था एंड इट शुड गो टू मी। और जो छोटी वाली बहन है उनको भी एंजाइटी हो गई कि अगर ये जो ओल्ड लेडी है, मेरी मदर है, ये मर जाएगी तो हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी सारी मेरी एल्डर सिस्टर को चले जाए। तो उसने क्या किया कि कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस फाइल किया, जहां पर शी आस्क्ड द कोर्ट टू डायरेक्ट हर सिस्टर, एंड सिस्टर इज व्हाट माय फ्रेंड, इट्स अ सिस्टर इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। सिस्टर इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, तो सिस्टर को बोलिए मेरी मदर का, मदर का बॉडी प्रेजेंट करे, जिंदा है, खत्म हो गई, क्या है। ओके, आई डोंट नो बिकॉज शी हैज लॉक्ड द डोर एंड शी इज नॉट अलाउिंग माई मदर टू मीट मी। ओके, सो दिस वाज द केस। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई पब्लिक, क्या हुआ, व्हाट डज पब्लिक मीन्स, अगेंस्ट द पब्लिक, मतलब कोई इंस्पेक्टर आपको बंद कर दे थाने में, रूम में बंद कर दे, ऐसा बहुत होता है ना, आपको स्ट्रीट से पिक करके रूम में बंद कर दे, तो आपका लॉयर क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस का पिटिशन फाइल करेगा। एंड द सैड थिंग इज दैट जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, ओके, मजदूर लोग हैं, उनको नहीं पता है व्हाट इज हैबियस कॉर्पस बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर ऑल्सो। तो वो क्या करते हैं, थाने में बंद हो जाते हैं, पिटाई हो जाती है उनकी, फिर उनको जब पुलिस वाले का मन करता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप एक यू आर अवेयर इंडिविजुअल, जैसे ही आपको पकड़ा जाएगा, यू विल से दैट आई, आपने मुझे अरेस्ट किया है, आई वांट टू स्पीक टू माय लॉयर हु इज माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड इट इज माय राइट। तुरंत उस समय पुलिस वाले के हाथ कांपने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही राइट्स की बात करो, पुलिस वाले के हाथ कांपने स्टार्ट हो जाते, एंड देन ही विल से कि आप मुझे, मिस्टर लॉयर, आप मेरा हैबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल करो, ये पुलिस वाले मेरे को 6 घंटे से रखे हुए हैं। ओके, यस, ठीक है। द रिट कैन नॉट बी इशूड, लेकिन ये जो हैबियस कॉर्पस है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। जब डिटेंशन लॉफुल है, अगर पुलिस वाले के पास आपको अरेस्ट करने का वारंट है, आपको अरेस्ट किया गया है सर्टेन चार्जेस में, ओके, प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, लेजिस्लेचर या कोर्ट, ओके, आर्टिकल 129 या 215, ओके, या लेजिस्लेचर, आपने क्या किया है कि पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट लगा दिया, ओके, उस पे हुआ है। डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, डिटेंशन किसके बोलने पे हुआ है, सपोज अ मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज ऑर्डर्ड योर डिटेंशन, मे बी हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड योर डिटेंशन, ओके, मे बी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप गए हैं, ओके, तो ये नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर लॉ जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है, उसके अंदर गए तो नहीं होगा, हैबियस कॉर्पस इज नॉट एप्लीकेबल। डिटेंशन इज आउटसाइड कोर्ट जुरिस्डिक्शन, आपको पकड़ा गया बिहार में और आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो दिल्ली हाई कोर्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलेगी कि प्लीज माय डियर आप अप्रोच करें पटना हाई कोर्ट। आपको पकड़ा गया है तमिलनाडु में और आप कहाँ जा रहे हैं, भोपाल हाई कोर्ट, ओके, तो भोपाल वाले क्या बोलेंगे, ओके माय डियर प्लीज गो टू मद्रास हाई कोर्ट। ओके, मद्रास का नाम चेंज नहीं ना किया उन्होंने, आई थिंक इट इज स्टिल मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड कैलकाटा हाई कोर्ट, पुराना नाम अभी भी चल रहा है उनका। एनीवेज, यस, तो मैंडमस पे आ जाता है। मैंडमस का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज मैंडमस लिटरली मींस। मैंडमस का मतलब वी कमांड, वेरी गुड, ओके, वी कमांड, यस, वी ऑर्डर और वी कमांड, ओके, ये क्या हो गया। तो मैंडमस का मतलब है बेसिकली डिमांडिंग अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म अ ड्यूटी विच ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म,
इसको एक इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट है तो वो एचसी के अगेंस्ट कर सकता है, एचसी है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो नीचे के कोर्ट जितने भी लोअर कोर्ट्स है उनके अगेंस्ट कर सकता है। ओके, नो नॉट एग्जैक्टली, ओके नहीं नहीं ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट क्या है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बस यहाँ तक। ओके, ये याद रखना, बिकॉज ये हो गया 32 और ये हो गया 226, उसके आगे नहीं होता, ठीक है। ओके, अपॉलॉजीज फॉर द मिस्टेक। ठीक है, अब जैसे कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा है, ओके, सपोज योर मे बी योर कॉम्पनसेशन इज देयर, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप एक फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के निवासी, यू आर इनहैबिटेंट ऑफ अ फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, और कोई डीएम क्या कर रहा है, फाइल पे बैठा हुआ है आपके कॉम्पनसेशन के, you can move to the court and you can say that okay, this gentleman, this dm or this lady, she or he is sitting on my file, and she or he is saying that okay, I will not release your compensation but I am due for my compensation because I am a flood victim. So the court will say that we command कि उनका आप रिलीज करें। ओके, it cannot be issued against a private individual to enforce departmental instruction that does not possess statutory force. Okay, when the duty is discretionary to enforce a contractual obligation against president or governor, against cji of a high court acting in जुडिशियल कैपेसिटी। ये कहां पर नहीं हो सकता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पे। ये नहीं बोल सकते हो जाके कि मेरे बॉस मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा है। ओके, ये नहीं बोल सकते हो कि दिस कंपनी इज नॉट गिविंग मी गुड सर्विस, आप इनको कमांड करें, ऐसा नहीं हो सकता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं। कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, ओके, सपोज देयर इज सम डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल क्या, प्रमोशंस। आप प्रमोशन आपका रुका हुआ है, बहुत बार होता है, समटाइम्स इट हैपेंस इज दैट कि प्रमोशन 15-15 20-20 साल नहीं मिलता है गवर्नमेंट में। ओके, बहुत केसेस हुए हैं ऐसे। ओके, इवन आई थिंक माय फादर, ही हैड टू वेट फॉर वन प्रमोशन फॉर लाइक 4-5 इयर्स एक्स्ट्रा। 2012 की प्रमोशन ही गॉट इन 2017 बिकॉज कोई फाइल पे बैठ गया था, तो ही कुड नॉट हैव गॉन टू द कोर्ट एंड सेड कि ठीक है मेरी प्रमोशन कराएं। व्हाई? बिकॉज प्रमोशन इज नॉट थ्रू एनी लॉ, उसका कोई स्टैट्यूटरी, हाँ, ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं, कैट के पास जा सकते हो इस केस में। अगर प्रमोशन नहीं है तो कैट के पास 323 जो ए है आपका, उसको यूज करके कैट के पास जा सकते हो कि मुझे हरासमेंट हो रहा है, मेरा प्रमोशन रुक गया, ठीक है, ऑलराइट, और आप ऐसे बोले तो कैट बोल सकती है कि आप इनका प्रमोशन क्यों रोके हुए। बट दिस इज नॉट समथिंग विच कम्स अंडर आर्टिकल 32। एंड जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, कोई भी कैट के पास नहीं जाता है इन सब चीजों के लिए, बहुत कम लोग जाते हैं जनरली, बहुत क्लोजली निट डिपार्टमेंट्स में लोग नहीं जाते हैं। यस, बिकॉज क्या होता है कि देन आपका नाम खराब हो जाता है। आर्मी एयरफोर्स में हो तो चलता है, आर्मी एयरफोर्स वगैरह वाले तो हमेशा बैठे रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं कैट के बाहर कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आर्मी इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ना, किसी को पता नहीं चलता है, 2 मिलियन लोग है उसमें, 2 मिलियन पीपल आर देयर सर्विंग इन दी, 20 लाख लोग की फौज है, कोई किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपका डिपार्टमेंट 50-60 लोगों का है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज यू कम इन। ओके, ठीक है, यू कम अंडर दिस थिंग। आर्मी वाले को जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता, उनका टाइम बाउंड प्रमोशन होता है टिल दी लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल। ओके, दे कैन बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल बाय टाइम बाउंड लेवल, उसके बाद आई थिंक इट्स अ सिलेक्शन ग्रेड, ब्रिगेडियर बनने में, कर्नल बनने में, देन मेजर जनरल, all this is through selection. Yes, Sai, I think I'm right, correct in this regard. Then कोई contractual, और यस भैया, कर्नल तक होता है टाइम्स के, yes, उसके बाद से सिलेक्शन। नहीं, if you are colonel, most of them can become colonel, army people, लेकिन बहुत ही आप एकदम चौपट है तो मेजर पे ही रिटायर बहुत लोग हो जाते हैं। हो जाता है Okay, कि लेफ्टिनेंट कर्नल पे चढ़ जाते हैं, बट आई हैव सीन टाइम स्केल गवर्नमेंट आल्सो, टाइम right. एक सर्विस पूरी करने के बाद भी। हम्म, ठीक है, तो इसमें है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उसके लिए आप नहीं जा सकते, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके लिए आप नहीं जा सकते। अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर आप नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, अब प्रेसिडेंट और गवर्नर को कॉम्पिटेंट ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव डायरेक्शंस, ओके, टू प्रेसिडेंट, महामहिम आप ये करें, नहीं हो सकता। अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी, उसको नहीं कर सकते। देन कम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब समझ ही गए होगे, इट मीन्स टू फॉरबिड, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट देगा एचसी को, एचसी देगा डीसी को, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को।
ठीक है, ऊपर से नीचे जाता है ये, कि मना करता है कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन मत जाएं, एक्सीड करें। सपोज पटना हाई कोर्ट सेज दैट लखनऊ में ये इमारत नहीं बनेगी। So is it exceeding its jurisdiction? Yes or no? Can Patna High Court give an order of doing something in Lucknow or doing something in Bhopal, of something being done? Yes. Are you sure? Why? एक बात समझ लो, court terminus होता है. The jurisdiction of a high court is what? Court terminus with the boundaries, with the territorial boundaries of a state. ठीक है, तो आंसर इज नो। पटना हाईकोर्ट बिहार का जो बॉर्डर है, सपोज दिस इज बिहार, उसके ही चारों तरफ दे सकता है। ठीक है, so issued by a higher court to a lower court to do what? To prevent exceeding jurisdiction. Suppose Patna High Court says that लखनऊ में certain building नहीं बनेगी, तो the Supreme Court will say Patna High Court मस्ती नहीं, okay, we forbid you because your jurisdiction is court terminus with the territorial boundaries of Bihar. आप उसके बाहर मत जाओ, लखनऊ यूपी में आता है। ओके, ये समझे आप प्रोहिबिशन का मतलब? ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासाई जुडिशियल बॉडीज। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एनजीटी वगैरह आ जाएगा, ओके, कैट वगैरह आ जाएगा, ट्राइब्यूनल्स भी आ जाएगा इसमें। ओके, ट्राइब्यूनल, सपोज कैट ने कुछ बोल दिया, कैट ने बोल दिया कि आप ये मत करो, एंड दिस इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कैट। कैट ने कुछ सपोज एक्स वाई जेड मैटर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे नहीं बोला कि भाई तुम अपनी वाइफ वाइफ को डांटो मत। ओके, किसी की वाइफ पहुंच गई कैट में एंड शी सेज कि मेरे हस्बैंड बहुत वायलेंट है, तो बोले अब तुम कल से तुम ठीक से रहोगे। ओके, बट इट इज नॉट अ मैट्रिमोनियल कोर्ट और इट इज नॉट अ समथिंग डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट नहीं ना है, इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो इट इज एक्सीडिंग इट्स jurisdiction। तुरंत सुप्रीम कोर्ट विल से कि बिल्कुल वी फॉरबिड यू, we prohibition you, okay, we prohibit you from exceeding your jurisdiction। Okay, it is not available against administrative authorities, legislative bodies जो rules वगैरह laws वगैरह बनाती है, और private individuals और bodies। okay, ये सारे points जो हैं प्रीलिम्स के लिए हैं। 2022 में रिट से क्वेश्चन था, आप सभी को पता है ना, आज अभी मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उसको अटेम्प्ट कर लेना। 2022 का क्वेश्चन, certiorari, what is certiorari? To certify। Okay, yes, to be certified or informed, much like prohibition, but it has a curative function or to available against administrative authorities as well। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपको ट्रांसफर करना है, ओके, सर्टेन, हाँ, टू बी सर्टिफाइड और ट्रांसफर, अगर कोई आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप एक कोर्ट है, सपोज आप हाई कोर्ट है और आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो द सुप्रीम कोर्ट कैन से दैट ओके मिस्टर हाई कोर्ट, ये जो केस है आपका, मैं आपके तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके, और ये किसका है? इट इज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज वेल। ओके, ये चीज है सर्शियोरेरी के अंदर। ओके, आई थिंक दिस क्लास हैज बीन डन वंस, राइट? एक बार एक बार ऐसा भी हुआ था, आई थिंक वी हैव डन दिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो रिट है, सर्शियोरेरी का रिट यूज करके हायर कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया तो वो हाई कोर्ट का या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और हाई कोर्ट हो गया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर रिव्यू कर लेगा। ओके, ऑर्डर रिव्यू करेगा। ठीक है, यस। और इसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर होता है। सपोज हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है, इट हैज एक्सीडेड इट्स जुरिस्डिक्शन, इट इज इट हैज एक्सीडेड इट्स जुरिस्डिक्शन, तो वहां पर क्या करेगा कि इट विल सर्टिफाई कि मेरे तरफ ट्रांसफर कर दो, आई विल रिव्यू इट। यस साई प्लीज। भैया लक्ष्मीकांत सर्शियरी का भी सेम दिया हुआ फंक्शन अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल जुडिशियल बॉडीज ओनली, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए अवेलेबल नहीं है शायद। ओके, आई विल जस्ट रिव्यू दिस एंड आई विल टेल यू। ठीक है, एक बार मैं रिव्यू कर लो। The only difference they have given is the surgery is available at intermediate stages as well, but the prohibitions are final judgments are there. Okay. Okay, I'll review this. I'll review this. I'll confirm this and I'll update on the. ठीक है. Okay. Okay. ठीक है. Hmm.
आई रिव्यू दिस एंड ठीक है मैं भेज दूंगा, ऐसे मेरे को लगता है, ठीक है मेरे को लगता है कि दिस इज लेजिबल। ओके, फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा अगर आपको डाउट है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू क्वो वारंटो। व्हाट इज क्वो वारंटो? So it is basically adjudicating the legality of a claim of a person to public office। कोई public office, okay, सपोज आप कोई एक पर्सन है, ठीक है, उस पब्लिक ऑफिस के लिए क्या होता है, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, यू नीड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सपोज आप किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ गए, ओके, आप जाके पब्लिक ऑफिस में बैठ गए और वहां पर, यस, बाय व्हाट अथॉरिटी, वेरी गुड, तो आप वहां पर आप किसी ने इल्जाम लगा दिया कोर्ट में पहुंच के आर्टिकल 32 यूज करके, दैट आप लायक नहीं है क्योंकि आप इंडियन सिटीजन कभी थे नहीं, आपने फेक किया अपना इंडियन सिटीजन, यू आर बोर्न इन सम सार्क कंट्री और सम अदर कंट्री। तो कोर्ट एग्जामिन करेगी कि अच्छा, लेट मी सी इफ दिस इज लीगल और नॉट। ओके, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस ऑफ सब्सटैंसिव कैरेक्टर। कोई भी पब्लिक ऑफिस है which has a substantial character, मतलब important public offices, okay, किसी मोहन बगान क्लब का, किसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट फुटबॉल क्लब का, ओके, जैनिटर, ये नहीं, दिस इज नॉट पब्लिक ऑफिस ऑफ सब्सटैंटिव कैरेक्टर। बड़े पोस्ट, ओके, बेसिकली बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गए, बड़े पब्लिक ऑफिस वाले पोस्ट हो गए, ओके। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट मिनिस्टीरियल और प्राइवेट ऑफिस। ओके, ये मिनिस्टीरियल या प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं हो सकता। कोई मिनिस्टर है या प्राइवेट ऑफिस को होल्ड करता है, प्राइवेट होल्डर है, सपोज कोई एडवाइजर है या कंसल्टेंट है, कुछ ऐसा है, तो नहीं, तब नहीं, ओके। या कोई प्राइवेट कंसल्टेंट है टू द गवर्नमेंट, ओके, तब नहीं, ये इनको हटा के बाकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन सीक द एप्लीकेशन ऑफ दिस। ओके, किसी को भी खुड़क मचती है बेसिकली, यस, किसी को भी खुड़क मचती है, मान लो कि मैं बन गया और आप लोग जलने लगे, ठीक है भाई ये कैसे बन गया प्रेसिडेंट, ओके, तो फिर आप बोलोगे चलो लेट मी गो टू कुवो वारंटो एंड से कि भाई ये तो इंसान है ही नहीं, ये फ्रॉग है, मैंने देखा है इसका फोटो ट्विटर पे, ओके, ही इज नॉट अ इंसान, ओके, दिस इज द कुवो वारंटो आई एम फाइलिंग, ठीक है, he is not a real person, he is a frog, okay, I know this। तो any interested person, not only, अगर आपको मैंने हरा के, नॉट ओनली कि मैंने आपको हरा के किया है तो आप कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी हो सकते हो, ठीक है, आप मेरे रिलेटिव भी हो सकते हो, यस। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। आर्टिकल 226 आपको पता है हाई कोर्ट है, इट इज मोर ब्रॉडर देन दी आर्टिकल 32। ये क्या है? ये ब्रॉडर है कंपेयर टू आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको एम्पावर करता है? हाई कोर्ट को एम्पावर करता है। इसमें हाबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरेरी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो सारे इंक्लूडेड है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड फॉर एनी अदर पर्पस। यहीं पर खेल ज्यादा अच्छा हो जाता है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले आप यहां चले जाओ, ओके, यू गो टू द हाई कोर्ट। वाई? बिकॉज हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर्स है, ब्रॉडर पावर है। अगर आपका कोई लीगल क्लेम है, सपोज फंडामेंटल राइट्स वाले में पेज फंस गया, दैट ओके, दिस इज दिस फंडामेंटल राइट्स और नॉट, योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज्ड और नॉट, लेकिन लीगल राइट कुछ ना कुछ जरूर निकल जाएगा जो आपका इन्फ्रिंज होगा, तो वहां पर आपको हाई कोर्ट ज्यादा हेल्प कर सकती है रादर देन सुप्रीम कोर्ट। एंड इट इज दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज योर वेल विशर when it says that my dear first please go to the high court। I am very sure that high court में आपको कुछ ना कुछ रेमेडी मिल जाएगी, बिकॉज उसका पावर ब्रॉडर है। द फ्रेज फॉर एनी अदर पर्पस refers to the enforcement of ordinary legal rights। this is very important, okay, ordinary legal right, और legal right is more specific my friend। the fundamental rights is open to interpretations, multiple interpretation। आपने देखा मेनका गांधी केस में क्या हुआ, पूरी की पूरी आर्टिकल 21 बदल दी, लेकिन लीगल राइट इज वेरी स्पेसिफिक, उसमें लिखा हुआ है ओके यू आर एंटाइटल्ड टू दिस मेंटेनेंस, एक्स वाई जेड मेंटेनेंस, ओके। एससी कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, वेयर द ब्रीच ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट इज अलेज्ड, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होता है, एक्सटेंड कहाँ होता है? हाई कोर्ट में एक्सटेंड होता है। जहां पर ऑर्डिनरी लीगल राइट का ब्रीच है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट बोल देगा भाई ये हमारे अंडर नहीं है, पार्ट 3 का कोई लेके आओ केस हमारे पास, इस केस को हाई कोर्ट सुनेगा। द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स to any person, authority, and government, not only within its territorial jurisdiction but also outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। यहां पर क्या है? सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी की शादी हुई भोपाल में,
ओके, शादी किसी की हुई भोपाल में, दोनों भोपाल के निवासी हैं, और वो चले गए लखनऊ। तो ये दो जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भोपाल, जो भोपाल हाईकोर्ट है उसका बेंच हो गया, और यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये वाला जो ये कपल लखनऊ में लड़ ली है, सपोज दे फॉट विद ईच अदर, डिवोर्स वगैरह की बात होगी, तो लखनऊ वाला कपल भोपाल में 226 यूज कर सकता है, सपोज कोई अग्रीव पार्टी है दोनों में से। वाई? बिकॉज एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, शादी यहां पर हुई थी। ये समझ में आया आपको? मान लो कांड यहां पर हुआ था और वो बाहर भाग गए, ओके, या एक स्टेट में कुछ हुआ था, मेन मेन एक्शन स्टेट में हुआ था, बट नाउ द कंप्लेनेंट एंड दी जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है वो बाहर रहता है, द बोथ द पार्टीज आर लिविंग आउटसाइड ऑफ द स्टेट, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट में हुआ था, तो यू कैन स्टिल फाइल। ओके, आर्टिकल 226 अब समझ में आया? वेर यू गाइज एबल टू गेट दिस? Any question that you guys might have? This was your class on Article 32. Any question that you guys might have? Any feedbacks? Any kind of questions that you guys might have? तो बताओ। भैया आई हैड अ क्वेश्चन। अभी आवाज आ रही है बोलो। कैसे? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही, बोलो। सो जैसे हाई कोर्ट की ऑर्डिनरी राइट्स में भी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ इनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक रहती है स्टेट की, हम्म। but in case of writs where fundamental rights are concerned, it may extend to the place where the incident occurred, जहाँ पे fundamental rights को infringe करने की कोशिश की है। ओके, ऐसा तो है क्या? लिसन टू मी केयरफुली। नहीं नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ। सपोज अभी जैसे मैंने समझाया कि अगर कॉज ऑफ एक्शन, जो वो कांड है, सपोज कांड इन द सेंस की जो भी काम हो रहा है, अगर उसका कॉज, उसका जो चिंगारी जिसको बोलते हैं, वो जो आग लगने वाली चिंगारी है ना, या जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो इनिशियल उसका जो जिसको बोलते हैं ना इम्पीटस, दैट हैज स्टार्टेड इन वन स्टेट, ओके, और मान लो कि नाउ द लफड़ा इज आउटसाइड, ओके, नाउ दी लफड़ा इज आउटसाइड, लेकिन फिर भी सिंस जो चिंगारी है या जो जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो ओरिजिनल लफड़ा है, दैट स्टार्टेड इन सम स्टेट, तो आप उस स्टेट के हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। okay? जैसे एग्जांपल दिया कि मान लो सपोज सम पीपल गॉट मैरिड इन भोपाल एंड दे हैव नाउ मूव टू सपोज से अंडमान, ओके, तो वो स्टिल दे कैन अप्रोच द भोपाल हाई कोर्ट, ओके, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जा सकते हैं, ओके, बिकॉज इनिशियल शादी कहाँ पर हुई थी, या इनिशियल वो क्या कहाँ पर हुआ था, मतलब जो उनका यूनियन है, दैट हैपेंड इन मध्य प्रदेश। दे माइट बी लिविंग आउटसाइड, दे माइट बी लिविंग इन लक्षद्वीप, दे माइट बी लिविंग इन लद्दाख, ओके, डजंट मैटर, ओके, दे कैन अप्रोच। समझ में आया? वर यू गाइज एबल टू गेट दिस? तो मतलब जैसे जो इंसिडेंट है वो भोपाल में हुआ एंड द पार्टी इज इन सम अदर स्टेट, सो दे कैन स्टिल गो एंड बिल्कुल फाइल बिल्कुल अ केस इन बिल्कुल, भोपाल, और उस हंड्रेड वाले स्टेट हंड्रेड, में जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे भी फाइल कर सकते वहां पर भी फाइल कर सकते, ओके, यू कैन से दैट सिंस नाउ आई एम लिविंग हियर, ओके, तो आई आई वांट दिस, ओके, यू कैन डू बोथ, दैट इज हैं। योर ओके। चॉइस एज अ कंप्लेनेंट, ओके, बट ये होता है मेरिट ऑफ द केस, होती है ना, केस बाय केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरिट्स ऑफ द केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लुक, अभी तो मैंने बेसिक एग्जांपल दे दिया, बट मेरिट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज अप टू द कोर्ट इंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा, और उसमें भी अगर इंटरटेन कर देगा तो देन आर्टिकल 32 में हमने क्या पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, सर्श्योरेरी एंड प्रोहिबिशन, वो भी हो सकता है। मान लो कि द सुप्रीम कोर्ट विल से दैट ओके, ये तो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, लाओ मुझे दो ये केस, ओके, दिस कैन ऑल्सो हैपन। सो लीगल, यू नो, वंस यू एंटर इनटू दिस ब्लैक होल, एक तरीके का ब्लैक होल है, ओके, तो आपको अंदर लेते चले जाएगा, इसीलिए लोग डरते हैं ना, लीगल मैटर में लोग इतने डरते क्यों हैं? वाई दे आर सो स्केर्ड? तुरंत आप केस कर दो तो सॉरी बोलने लगते हैं, भाई ऐसा थोड़ी कि आपसे डर गए, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ यू, दे आर स्केर्ड ऑफ द सिस्टम, ओके, दे आर स्केर्ड ऑफ द सिस्टम। you know, most heinous murderers, most heinous rapist, उनको टेक्निकलिटी पे निकाल देते हैं, दे आर लेट गो, दे आर गो फ्री, ओके, ऐसा भी होता है। कानून अंधा है, कानून अंधा है, लिटरली अंधा है, उसको पता नहीं है कि सीधा जाएगा कि पीछे जाएगा कि आगे जाएगा, ओके, दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी, अंधे से डरते हैं, ये अंधे कानून से लोग डरते हैं। अंधे कानून का मतलब ये नहीं कि अनबायस्ड है, ओके, वो जो लेडी होती है ना तराजू लेके और आंखों पे पट्टी डाले, वो होता है अनबायस्डनेस का, कि ओके दिस इज अनबायस्ड, ओके, ठीक है। कुड दिस बी एन इफेक्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? यस, इट कैन बी,
It can be, but procedure established by law should have made things more objective. It did not. Okay. Procedure established by law should have made things more objective, but rather it has made things more confusing. Okay, that is the thing. Chalo. Any more questions? I hope